नमस्कार बच्चों, आइए नया पाठ शुरू करें। द्वितीय पाठ है स्वर्ण काका। स्वर्ण काका अर्थात सोने का कौवा। ये एक कहानी है जो कि बर्मा देश की लोक कथा पर आधारित है। तो शुरू करने के पहले आइए इसके परिचय को देख लें। प्रस्तुत कथा श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। तो ये एक कथा संग्रह है, विश्व कथा शतकम, जिसमें विभिन्न देशों की लोक कथाएं संग्रहित हैं, संकलित हैं। तो उनमें से ये इस कहानी को लिया गया है। इसका संकलन श्री पद्म शास्त्री ने किया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह शतकम नाम से स्पष्ट है कि इसमें 100 कथाएं होंगी। यह बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन। तो यह जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं वो बर्मा देश की कहानी है, म्यांमार की कहानी, जहाँ एक लड़की की कहानी है जो अपने त्याग के कारण उसे लाभ हुआ आगे चलकर, और एक दूसरी लड़की की भी कहा एक और पात्र है जिसके लालच के कारण उसके साथ बुरा हुआ। तो जो हम लालच करते हैं तो लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है, यह कहानी बताती है। और इस प्रकार वो एक कौवे पात्र के माध्यम से, सोने के कौवे, सुनहले पंख वाले कौवे के पात्र के माध्यम से किस प्रकार एक लालची लड़की जो कि बहुत अधिक चाहती थी और एक त्यागमयी लड़की जो कि संतुष्ट रहा करती थी, किस प्रकार सोने के कौवे ने उन दोनों के साथ व्यवहार किया, इसका चित्रण है। तो आइए पाठ को शुरू करें। आप जब भी इस प्रकार पाठ की व्याख्या हो तो साथ में आप किताब और पेंसिल लेकर हमेशा साथ बैठें, और जो भी कठिन शब्द आपको लगता है या ऐसा लगता है कि नया शब्द है, उसे कृपया नोट करते चलें अर्थ के साथ, ताकि आगे चलकर उन शब्दों से आप भली भांति परिचय हो सके। परीक्षा में बीच बीच से उन शब्दों के अर्थ पूछे जाते हैं पर्यायवाची के रूप में, अथवा भाषिक कार्य में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और स्वाभाविक रूप से व्याकरण में भी, व्याकरण का जो पोर्शन है उसमें अधिकतर पाठ के अंदर के ही शब्दों को लिया जाता है, चाहे संधि हो या फिर प्रत्यय हो। तो यह आवश्यक है कि प्रत्येक शब्द का भली भांति से आपको परिचय हो। तो आइए शुरू करते हैं। पूरा कस्मिश्चित ग्रामे, पूरा मतलब प्राचीन काल में, कस्मिश्चित ग्रामे माने किसी गांव में, एका निर्धना, एक निर्धन वृद्धा स्त्री न्यवसत, बूढ़ी स्त्री रहती थी। पूरा ये अव्यय है, पूरा का अर्थ होता है प्राचीन काल में। अलग से काल में लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब आप पूरा लिख देते हैं तो इसका अर्थ प्राचीन काल में ही होता है। तो कस्मिश्चित, यहाँ पे देखिए कस्मिश्चित बना है कस्मिन के साथ चित्त मिलकर। चित्त जब लगता है तो शब्द अनिश्चित वाचक की ओर संकेत करता है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम की ओर संकेत करता है। जब स्पष्ट ना हो तो उसमें चित्त लगता है, और किम के साथ हमेशा चित्त का प्रयोग होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कस्मिंचित, कस्मिंचित इसका मतलब हो गया सप्तमी का एक वचन कस्मिन, उसके साथ चित्त। तो इसका अर्थ हुआ है किसी में, किसी से स्पष्ट है कि वो कौन है, ये स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो ये अनिश्चित वाची शब्द है। तो किम के साथ जब चित्त लग जाता है अनिश्चित वाची हो जाता है। चूंकि में है इसीलिए सप्तमी का प्रयोग हुआ है। तो किसी में, क्या किसी में, ग्रामे माने गांव में, अर्थात किसी गांव में। यहाँ ग्रामे सप्तमी का एक वचन है, तो यहाँ सर्वनाम भी सप्तमी के एक वचन में कस्मिन आया है। तो किसी गांव में एका, एक निर्धना, गरीब
वृद्धा स्त्री, बुढ़िया स्त्री न्यवसत रहती थी। यहाँ आप देख सकते हैं स्त्री विशेष्य है और उसके 3 विशेषण हैं, एका, निर्धना और वृद्धा। मतलब एक गरीब बूढ़ी स्त्री न्यवसत मतलब रहती थी। किसी गांव में एक निर्धन बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्याश्च एका दुहिता, तस्याश्च यहाँ संधि है, तस्याश्च अर्थात तस्याह च, ये सत्व संधि है। सत्व संधि में विसर्ग के बाद यदि च छ आता है तो विसर्ग का श हो जाता है, तालव्य श। तो यहाँ पे तस्याह है, तस्याह के साथ च आया है, इसलिए तस्याश्च हुआ। अब यहाँ एक और संधि है, वृद्धि संधि भी, च के साथ एका मिलके, तो ये हुआ तस्याह च एका। तो तस्याह च एका मिलकर बना। हम इसकी चर्चा इसके बाद करेंगे, पहले 4 लाइन को समझ लें। तो तस्याह च एका और उसकी एक दुहिता, दुहिता मतलब पुत्री, विनम्रा मनोहरा च आसीत, उसकी और उसकी एक पुत्री विनम्र स्वभाव की और मनोहरा माने सुंदर थी, और उसकी एक पुत्री विनम्र स्वभाव की तथा सुंदर थी। तो ये विनम्रा और मनोहरा ये विशेषण है किसका? दुहिता का। दुहिता मतलब पुत्री। पुत्री कैसी पुत्री? विनम्र पुत्री। कैसी पुत्री? सुंदर पुत्री। तो इसीलिए दुहिता चूंकि स्त्रीलिंग है, इसीलिए विनम्रा और मनोहरा भी स्त्रीलिंग में आया है। और उसकी एक पुत्री सुंदर और विनम्र स्वभाव की थी, चासित थी। एकदा मतलब एक बार, माता ने स्थाल्याम माने थाली में, स्थाल्याम सप्तमी का एक वचन है, स्थाली का सप्तमी का एक वचन है। जैसे नदी का नद्याम, तो स्थाली का स्थाल्याम, तो स्थाली का अर्थ होता है थाली, तो स्थाल्याम माने थाली में। एक बार माता ने थाली में तंडुलान निक्षिप्य, तंडुलान मतलब चावल के दानों को, निक्षिप्य मतलब रखकर, चावल के दानों को रखकर, पुत्रिम आदिदेश, पुत्री को आदेश दिया, पुत्री को आदेश दिया। तो एक बार माता ने थाली में चावल के दानों को रखकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे माने धूप में, तंडुलान चावल को, खगेभ्य पक्षियों से रक्षा करो, अर्थात धूप में चावल को पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालात अनंतरम, किंचित माने कुछ, कालात समय के, अनंतरम माने बाद, कुछ समय के बाद, एको विचित्र, एको मतलब एक, विचित्र मतलब अद्भुत, काकः कौआ, समुड्डीय उड़कर, ताम उपाजगाम उसके पास आया, विचित्र कौआ उड़कर उसके पास आया। कुछ समय के पश्चात, किंचित माने कुछ, कालात समय के, अनंतरम बाद, एको एक, विचित्र काकः कौआ, समुड्डीय उड़कर, ताम उपजगाम उसके पास आया। कुछ समय के पश्चात एक अद्भुत कौआ उड़कर उसके पास आया। आइए अब भाषिक तत्वों को देखते हैं। पूरा जैसा हमने ये इसको समझा, पूरा अव्यय है। प्राचीन काल में कस्मिंश्चित् ग्राम में अभी हमने बात किया था, ये जहाँ पर निश्चित अनिश्चित वाची शब्द हो वहाँ चित लगता है, तो यहाँ पे चित लगा हुआ है। और चूँकि ग्रामे सप्तमी में है इसीलिए किम का रूप भी कस्मिन हुआ, तो बना कस्मिंचित। तो कस्मिंचित, तो कस्मिंचित माने किसी गांव में, एका निर्धना वृद्धा स्त्री विशेष है, एका निर्धना वृद्धा उसका विशेषण है, तो बना एक निर्धन तथा बूढ़ी स्त्री न्यवसत रहती थी। तस्याश्च
यहाँ पर संधि है, संधि तस्याह च और एका। अब देखिए कैसे हुआ। विसर्ग के बाद यदि च आता है तो ये जो विसर्ग है विसर्ग श में बदल जाता है। ये सत्व संधि का नियम है। विसर्ग के बाद यदि च आए तो विसर्ग श में बदल जाएगा। विसर्ग के बाद यदि त आता है तो विसर्ग स में बदल जाता है। विसर्ग के बाद यदि ट आता है तो विसर्ग श में बदल जाता है। ये सत्व संधि का नियम है। ये हम आगे जब संधि पढ़ेंगे अगली कक्षा में तो सत्व संधि के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये हुआ तस्याह च एका। तस्याह के साथ च मिलके विसर्ग संधि हुआ और च के साथ एका, च अ के साथ ए मिलके अ के साथ ए मिलके ए हो जाता है। तो यहाँ वृद्धि संधि है। च के साथ एका चैका, तो तस्याश चैका और उसकी एक। यहाँ पे एका इसलिए हुआ है क्योंकि वो दुहिता के बारे में बातचीत हो रही है। दुहिता मतलब पुत्री। पुत्री कैसी पुत्री? एक पुत्री। कैसी पुत्री? विनम्र पुत्री। कैसी पुत्री? मनोहर पुत्री। ठीक है, तो पुत्री एक पुत्री जो कि विनम्र स्वभाव की और सुंदर है। तो एक सुंदर तथा विनम्र स्वभाव की पुत्री आसीत माने थी। एकदा, एकदा अव्यय है। एकदा का अर्थ होता है एक बार। माता, माता ने। स्थाल्याम, ये है स्थाली। स्थाली का सप्तमी स्थाल्याम। तंडुलान निक्षिप्य, तो ये यहाँ भी संधि है। तंडुलान उसके साथ निक्षिप्य। तंडुलान माने चावल को, निक्षिप्य माने रखकर। न के बाद न आता है, आया है इसलिए तंडुलान निक्षिप्य ऐसा हो गया है। इसके बाद ये निक्षिप्य जो है यहाँ पे यह है, मतलब ल्यप प्रत्यय है। तो ये हुआ नी उपसर्ग क्षिप धातु के साथ ल्यप प्रत्यय। तो नी प्लस क्षिप प्लस ल्यप मिलकर बना है निक्षिप्य, मतलब रखकर या डालकर। आइए आगे बढ़ते हैं। पुत्रिम आदिदेश, पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे, सूर्यातपे यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है। सूर्यातपे का अर्थ होता है धूप में। तंडुलान माने चावल के दानों को। तंडुलान खगेभ्य मतलब पक्षियों से। खगेभ्य सप्तमी पंचमी का बहुवचन। खगेभ्य पक्षियों से, अर्थात धूप में, उन्होंने धूप में सूखने के लिए रखा और आदेश दिया कि ये धूप में इन चावल के दानों को खगेभ्य पक्षियों से रक्षा करो। रक्ष के साथ हमेशा द्वितीया का प्रयोग होता है, ये आपने पढ़ा है उपपद विभक्ति के अंतर्गत। यहाँ रक्ष आया है इसीलिए तंडुल का तंडुलान हो गया। तो धूप में चावल के दानों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित, अब देखिए यहाँ भी चित्त का प्रयोग हुआ है। ये चित्त आया है किम के साथ चित्त, किम के साथ चित्त। जैसा हमने बात किया था, जब अनिश्चितवाची शब्द होता है तो चित्त का प्रयोग होता है। तो किंचित माने कुछ समय। अब कितना समय है वो स्पष्ट नहीं है, तो एग्जैक्ट समय स्पष्ट नहीं है, इसलिए किंचित हुआ ने कुछ। अब ये बना है कालाद अनंतरम। यहाँ संधि है किम के साथ चित्त, उसके बाद प्लस काल प्लस अनंतरम। काल अनंतरम। किम प्लस चित्त प्लस काल प्लस अनंतरम। यहाँ पे किंचित कालात, किंचित कालात अनंतरम। किम प्लस चित्त प्लस, मैं फिर से लिखता हूँ, किम प्लस चित्त प्लस कालात, उसके हुआ बाद आया अनंतरम। अनंतरम त, ये संधि का नियम है। तृतीय वर्ण में परिवर्तन। इसके अंतर्गत प्रथम वर्ण के साथ यदि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है या
स्वर आता है या यरलव आता है तो जो प्रथम वर्ण है तृतीय वर्ण बदल जाता है। तो यहाँ पे ये त है प्रथम वर्ण, इसके साथ स्वर जुड़ रहा है तो त का तीसरा वर्ण हो जाएगा। त का तीसरा वर्ण होता है द, इसलिए यहाँ पे हुआ किंचित कालाद अनंतरम। तो किम प्लस चित प्लस कालात प्लस अनंतरम। एको, एको वास्तव में एका है, ये उत्तु संधि के नियम के अनुसार विसर्ग के पहले यदि अ आता है और उसके बाद कोई भी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या अ या आ आए या यरलव आए तो विसर्ग का जो है ओ हो जाता है। तो चूंकि एकह के बाद व आया है इसलिए एकह का एको हो गया। ये नियम भी हम पढ़ेंगे जब संधि पर चर्चा करेंगे। तो विचित्र काकह, यहाँ काकह विशेष्य है और विचित्र उसका विशेषण। तो काकह चूंकि पुल्लिंग के एक वचन में इसलिए विचित्र भी पुल्लिंग के एक वचन में हुआ। समुड्डीय, समुड्डीय मतलब उड़कर, ये यहाँ पे ल्यप प्रत्यय है। सम उपसर्ग के साथ उत धातु के साथ ल्यप प्रत्यय, सम उत्दीय, सम उत्ल्यप समुड्डीय। ताम उपजगाम माने उसके पास आया, उड़कर, ताम माने उसके पास, उपजगाम माने आया। अर्थात कुछ समय के पश्चात एक अद्भुत कौवा, विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आया। तो ये 3 लाइन आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे, ऐसी अपेक्षा है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में इसके आगे की कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो।